राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा जी जीएस में। हम लोग रुकमणी पब्लिकेशन का सेट कर रहे थे। हम लोग 23 टेस्ट सीरीज तक कंप्लीट कर लिए थे फ्रेंड्स। आज ये आखिरी टेस्ट सीरीज है इस वॉल्यूम 1 का। तो ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसका दूसरे पब्लिकेशन का सेट शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि बिहार दरोगा के लिए स्पेशल करेंट अफेयर और बिहार एसएससी के लिए भी दोनों सम्मिलित करेंट अफेयर अब पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाया गया है और बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और अपने दोस्त लोग को भी शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और कैसा लगता है वीडियो कमेंट करें। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये पंचायत सेवक होते हैं, ये सरकारी पदाधिकारी होते हैं। देखिए, कोई गांव या गांवों के समूह या कोई भाग ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या यथासंभव 7,000 के निकटतम होती है। ठीक है। पंचायत सेवक राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी कार्यों का लेखा जोखा रखता है। पंचायत समिति का सचिव जो होता है फ्रेंड्स वो बीडीओ को होते हैं। ठीक है, बीडीओ होते हैं। और जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो डीडीसी होते हैं, डीडीसी होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों से संविधान से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? देखिए, अगर पंचायत से संबंधित भारत के संविधान में अनुसूची की बात करें तो इससे संबंधित 29 विषय हैं फ्रेंड। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 11वां संविधान संशोधन यानी 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया। ठीक है, और उसके बाद ये 1992 में हुआ था और जिसमें 29 विषयों की चर्चा की गई है। और अगर हम बात करें 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसमें नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिकाओं को 12वें अनुसूची में 18 विषयों के विधि बनाने का अधिकार है। भारत का सबसे अगर पुराना नगर पालिका की बात करें तो फ्रेंड्स वो मद्रास नगर निगम है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे मद्रास नगर निगम ये सबसे पुराना है। ठीक है, ये सबसे पुराना नगर निगम है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो देखिए, आपको इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा। इसमें एक फ्रेंड देखिए, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, भारत है, श्रीलंका नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लें तो देखिए, हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन लगता है छूट गया फ्रेंड्स। तीसरे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? देखिए, केंद्रीय सरकार का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पूछा जा रहा है तो सबसे जो उच्चतम सिविल अधिकारी फ्रेंड्स वो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और अगर बात करें महान्यायवादी के तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा महान्यायवादी जो कि प्रथम विधि अधिकारी है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन वह सदन में बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और भारत के संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो अभी इसमें बात हुआ था, इसमें श्रीलंका इसका सदस्य नहीं है। देखिए, BRICS। ठीक है, बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये इसके सदस्य हैं। और अगर हम बात करें इसमें तो इसमें जो साउथ अफ्रीका है ये सबसे आखिरी में जुड़ा। इसमें अब आगे देख लेते हैं। 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल होता है और ब्रिक्स का मुख्यालय फ्रेंड्स चीन में है, संघाई के चीन में। और ओपेक का मुख्यालय तो ये बीना ऑस्ट्रिया में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? देखिए, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों के साथ, इनमें से सभी के साथ है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कुछ कप, ट्रॉफी और उससे संबंधित खेल का बात कर लेते हैं। अगर महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप का बात करें तो ये हॉकी हो जाएगा। BC राय ट्रॉफी ये फुटबॉल हो जाएगा। GD बिरला ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। जय लक्ष्मी कप ये टेबल टेनिस संबंधित हो जाएगा। और अमृत दीवान कप ये बैडमिंटन से संबंधित है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों
सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है मुंबई में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका याद रखेंगे। 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नवंबर 2022 में दिल्ली में किया गया था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है फरवरी 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम सबसे बड़ा देश की बात करें तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूस। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, और अगर हम बात करें कि 5 सबसे बड़े देश, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे रसिया है, फिर कनाडा, फिर चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत का 7वां नंबर है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में अल्जीरिया तथा सबसे छोटा देश जो है सेशेल्स है। और एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चीन, और सबसे छोटा देश मालदीव हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और सबसे जो छोटा देश है वो नौरू। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके लिए एक आप ट्रिक याद रख सकते हैं, रुक चीन अब आ भारत। ठीक है ना, ये ट्रिक है। देखिए, रू से हो जाएगा रुक रूस, और कै से कनाडा, चीन से तीसरे नंबर पर चीन हो जाएगा, फिर चौथे पे अमेरिका, ब से ब्राजील, और फिर क्या हो जाएगा आ से ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? देखिए, सितार से संबंधित पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो अगर हम बात करें इसमें तो अमीर खुसरो हैं, रविशंकर भी हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका संबंध ना फ्रेंड्स सितार से नहीं सरोद से है, तो आप याद रखेंगे ये सरोद से संबंधित, ये सरोद बजाते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान। देखिए, अमीर खुसरो का बात कर लें तो इनको तोता ये हिंद कहा जाता है। सितार से देखिए कुछ वादक अगर हम बात करें सितार बजाने वाले में, तो उनमें नाम आता है उमा शंकर मिश्र का, पंडित रविशंकर और वंदे हसन। अगर हम बात करें तबला में गुदई महाराज जी का नाम आता है। बांसुरी बजाने में राजेंद्र प्रसन्ना, एल लीला का नाम आता है, एन लीला का। सरोद में बुद्ध सेन दास गुप्ता, अली अकबर खान। संतूर में हो जाएगा शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। रुद्र बीना का बात करें तो सादिक अली खां और असद अली खां, ये सब इनके प्रसिद्ध वादक हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं, तो फ्रेंड्स ये टर्मिनल हैं पर्थ और सिडनी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल हैं? देखिए, कायांतरित सेल का बात करें तो इसमें हो जाएगा नीस और सिस्ट, जो ये कायांतरित सेल है। देखिए, हम लोग ना इसमें कुछ बात करेंगे चट्टान का और उसके रूपांतरित चट्टान का। तो देखिए, अगर आप बात करें बेसाल्ट का तो ये एम्फीबोलाइट है, बेसाल्ट। सिस्ट भी इसी का हो जाएगा। उसके बाद ग्रेनाइट ये नीस है, चूना पत्थर संगमरमर, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, सेल स्लेट हो जाएगा। अब आते हैं भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत के पहले बहुउद्देशीय, तो ये दामोदर नदी पे हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत शुरुआत की गई थी। और भी हम लोग नदी परियोजना और उससे संबंधित नदी का बात कर ले तो देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना है जो कि सतलज नदी पे है, हीराकुंड परियोजना महानदी पे, थीन बांध परियोजना रावी नदी पे है, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी पे, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे, और फरक्का बैराज जो है फ्रेंड्स ये गंगा नदी पे है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है? तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा ये कोसी रिवर है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसे बिहार का शोक या तो फिर विषाद कहा जाता है। कोसी नदी बाएं से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है और इसका मुख्य धारा अरुण गोसाई थान के उत्तर से निकलती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और देखिए कुछ और हम लोग नदी और उसके उद्गम स्थल का बात कर ले तो गंगा नदी, तो गंगोत्री आपको पता है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। गंडक तो ये अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल से। कोशी गोसाईनाथ नेपाल। घाघरा या सरयू नदी भी इसको बोलते हैं, तो ये मापचो चुंग हिमनद से निकलती है। कर्मनाशा नदी जो है ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। तो देखिए, जो ऊंचे क्षेत्र है उसमें लैटराइट में जो मृदा है वो उसकी अगर बात करें रचना की तो अम्लीय होती है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए शुष्क मौसम में ना यह मिट्टी सूख जाती है। भारत में लेटराइट मिट्टी आपको देखने के लिए मेघालय की पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में मिल सकता है। लेटराइट मिट्टी लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, किंतु इसमें नाइट्रोजन, चूना और जैविक पदार्थ की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है, लेकिन उर्वरक के प्रयोग में इसमें चाय, काजू आदि फसलें उगाई जा सकती है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये पश्चिमी घाट को, ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है या सह्याद्री पर्वतमाला। पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत है। यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट या सह्याद्री अवरोधी पर्वत है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है फ्रेंड्स ये कालसुबाई है, और महाबलेश्वर इसकी दूसरी प्रमुख चोटी है जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, तो आप ध्यान रखेंगे। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है फ्रेंड्स ये कुद्रेमुख है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, तो फ्रेंड्स ये क्या प्राप्त है? तो विधिक अधिकार, ठीक है ना। भारतीय नागरिक और विदेशियों दोनों को ये विधिक अधिकार हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा देखिए हम बात करते हैं कि भारत में विधिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को ही प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार यहाँ केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अब देखिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 15, ठीक है, 16, 19, फिर देख लीजिए 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, इसके अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। फिर ठीक फ्रेंड्स 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो केवल ये भारतीयों को ही प्राप्त है। उसके बाद अगर हम बात करें 14, 20, 21, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो ये प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मंत्री नियुक्ति करने हेतु अपने दल के सदस्यों का नाम राष्ट्रपति को उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री यह निश्चित करते हैं कि किसी मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। किसी मंत्री को त्यागपत्र देना या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा देख लेते हैं गांधी जी के बारे में। 9 जनवरी, ठीक है ना फ्रेंड्स, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ये भारत लौटते हैं और गांधी जी गोखले के संपर्क में आते हैं। इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला सेठ जो कि एक व्यापारी जिनका दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग का व्यापार था, ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। दादा अब्दुल्ला सेठ ने गांधी जी की शिक्षा की अवधारणा को बुनियादी शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स ये 65 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 124 बी द्वारा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अभी कुल का बात करें तो 34 हो जाएंगे। देखिए और हम आगे देख लेते हैं। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें और अगर हम थोड़ा सा फैक्ट का बात करें तो मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां जो है इनको अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। अनुच्छेद 358 के अनुसार देश में आपातकाल की घोषणा के पश्चात जो आर्टिकल 19 में दिए गए सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन स्वतः अपने आप हो जाता है। आपातकाल समाप्त होने पर ये सारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले जितने भी जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो
ऑटोमेटिक बहाल हो जाते हैं। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए 6 मौलिक अधिकारों का निलंबन तभी होता है जब आपातकाल की घोषणा, ठीक है ना, या तो फिर युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो इसमें देखिए आबादी है, प्रशासन नहीं है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य के 4 अनिवार्य तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो पहला है जनसंख्या, ठीक है, यानी कि आबादी। और अगर हम दूसरा बात करें तो वह राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्य क्षेत्र। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है सरकार, और तीसरा है संप्रभुता। तो ये सब है, ये 4 अनिवार्य तत्व हैं। राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से भारत एक राज्य है। राज्य के लिए सर्व प्रमुख तत्व जनसंख्या है। संप्रभुत्व का अर्थ है कि आंतरिक और बाह्य दबाव से पूर्णतः मुक्त होकर निर्णय या कार्य करने की शक्ति। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया है? तो ये देखिए ल्यूमिनस कंपनी द्वारा, तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में बनाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत का पहला अगर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो ये मणिपुर राज्य में बनाया जा रहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। हाल ही में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये झारखंड में किया गया है। भारत के सबसे बड़े निजी रेलवे जो रेल फैक्ट्री है ये तेलंगाना में बनाया जा रहा है। तो ये तीनों फैक्ट आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय मणिपुर, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय झारखंड, और सबसे बड़ा मतलब सबसे निजी रेल फैक्ट्री तो ये तेलंगाना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को अधिकार का प्रावधान है? तो ये आपको पता होगा, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में। देखिए भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधान है। समानता के अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो 14, 15, 16, 17 और 18 शामिल है। अनुच्छेद 15 में बात करें तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आप भेदभाव का निषेध करते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में विषय में अवसर की समानता की वकालत करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। महान न्यायवादी आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। महान न्यायवादी जो होते हैं ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। महान न्यायवादी ना तो संसद के सदस्य होते हैं और ना ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। देखिए भारतीय संविधान में जो आर्टिकल है, आर्टिकल इनके लिए 76, आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान न्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी और मंत्री किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, परंतु महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी के जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने ही राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा था, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित कुछ लोकप्रिय नाम। जैसे अगर हम बात करें तो आशुतोष मुखर्जी, इनको बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। टी प्रकाशम आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं इनको। एस गोलवलकर को गुरुजी के नाम से, एनी बेसेंट को माता वसंत, मदर टेरेसा को निर्मल हृदया, और अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो फ्रेंड्स ये कोई और नहीं अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अलाउद्दीन के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी, घोड़ा दागने और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा को कठोरता से लागू करवाया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिन्होंने राजनीति को धर्म से अलग रखा। अलाउद्दीन खिलजी महासत एक भू मापन की व्यवस्था है जिसको लागू करवाया। राजपूतों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ फ्रेंड्स चित्रित धूसर मृत भांडों से। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर बात करें कि लौह की प्राचीनता संबंधी जो उल्लेख है इसकी पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से ही भी हो जाती है। इसमें हम देखिए अगर बात करें अतरंजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती,
जगहों पे हमको लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे। देखिए लोहा का जो भारत में सबसे पहले प्रयोग ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। डीके चक्रवर्ती ने लगभग 950 बीसी में भारत में लोहे के प्रयोग को प्रमाणित दिया है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा, ये कृष्ण प्रथम हो जाएंगे, राष्ट्रकूट वंश के थे कृष्ण प्रथम, इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया। ये मंदिर जो फ्रेंड्स ये बेसर शैली में बना हुआ मंदिर है, ठीक है, बेसर शैली, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए मंदिरों की ना मुख्यतः 2 शैली है और अगर हम मान के चले तो 3 शैली। देखिए जो उत्तर भारत की जो मंदिर है वो नागर शैली में बना है, दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बने हैं, और अगर जो मध्य भारत की अगर मंदिरों की बात करें तो बेसर शैली में निर्मित है। अब देखिए इसमें कि एलोरा गुफाओं का सबसे पहले उल्लेख जो है ना फ्रांसीसी यात्री थेबिनेट ने किया था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म से, 13 से 29 हिंदू धर्म से, गुफा संख्या 30 से 34 जो है ये जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तीसरे के शासनकाल में अरब निवासी जो थे ये अल मसूदी भारत आया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। तो हरित क्रांति को बीज वर्राता और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हरित क्रांति के तीनों जो है वे मूल घटक थे, जिनके बिना इसमें सुधार के हरित क्रांति के लक्ष्य को पाना संभव नहीं था। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले अगर बात करें तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड की देन है। 1968 में प्रथम हरित क्रांति के घटक है उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक और साख भंडारण और वितरण। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत फ्रेंड्स 1966 से 67 के बीच माना जाता है। देखिए दूसरा हरित क्रांति के जो घटक है फ्रेंड्स तो जैव उर्वरक का प्रयोग, जैव कीटनाशक का प्रयोग और जल संरक्षण और संतुलित फसल जो है यही इसके प्रतिरूप है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में है हम देखते हैं हाल ही में 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? देखिए बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू को, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब कुछ देश लेते हैं, जैसे नेपाल, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल है। श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो ये आरिफ अलवी है। और अगर हम बात करें म्यांमार के तो ये यूबिन मिंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? ये है एम कीरावनी, ठीक है ना, एम कीरावनी, जिन्होंने नाटू नाटू गाने की रचना की थी। इस गीत को राहुल सिपलीगंज और कला भैरव द्वारा गाया गया है। भारत में पहला ऑस्कर विजेता भानु अथैया थे। गुलजार और AR रहमान ने 81वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जय हो के लिए ऑस्कर जीते थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी परमादेश हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसके कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य को पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है तो इसे परमादेश या मैंडामस याचिका कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 32 के तहत जो है ना केवल मौलिक अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार का रिट जारी कर सकती है, जो कि उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार है और यह अंतिम मौलिक अधिकार है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जिला न्यायालयों में को कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीशों को। देखिए अगर जिला न्यायाधीश की बात करें तो उनको कौन नियुक्त करते हैं? तो उनको नियुक्त करते हैं उस राज्य के राज्यपाल, ठीक है ना, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा वहाँ के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। देखिए राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारी से महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होता है, ठीक है। परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के राष्ट्रपति राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 फ्रेंड्स, ये पुरस्कार मिला है जावेद अख्तर को, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार अंग्रेजी विकासवादी जीव वैज्ञानिक रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? तो फिर इनका प्रयोजन क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए। अब थोड़ा साइमन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को, ठीक है ना, 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को सर जॉन की अध्यक्षता में किया जाता है। इस आयोग में जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन का प्रयोजन डोमिनियल स्टेट्स के ढांचे के अंतर्गत भारत के लिए एक संविधान का ढांचा तैयार करना था, ठीक है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इस संगठन का नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी ने ही धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का प्रकाशन हुआ। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे। दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 में चुनाव जीता था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? तो फ्रेंड्स ये बैंकानूर से रवाना हुए थे। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे। राकेश शर्मा ने सोयूज T11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। सोयूज T11 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। राकेश शर्मा को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिक समिति को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स गैस मूल्य निर्धारण, ठीक है। तो गैस मूल्य निर्धारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? तो नहीं लगी हुई किस से? तो छत्तीसगढ़ से लगा है, उड़ीसा से लगा, उत्तर मध्य प्रदेश से नहीं लगा फ्रेंड। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए झारखंड की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड फ्रेंड्स 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग राज्य बना। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिवस मनाया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे 15 नवंबर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। धौलावीरा और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? ठीक है, तो धौलावीरा और अलकनंदा का संगम फ्रेंड्स ये विष्णु प्रयाग में। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्र प्रयाग कहते हैं और अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देव प्रयाग कहते हैं। तो ये नाम आप याद रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की? तो फ्रेंड्स इन्होंने फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 आप डेट याद रखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस 1941 में 1941 में जर्मनी गए थे। ठीक है, ये 1941 में जर्मनी गए थे। जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटरों का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी और जापान का समर्थन प्राप्त था।
अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आयोजन किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर बात करें COP27 का, तो इसका आयोजन 2022 में मिस्र में किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निकासी सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये अभी ऊपर चर्चा हो चुका है, ये दादा भाई नौरोजी ही थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कुछ पुस्तक और उनके लेखक का बात करें तो इसमें द रिवोल्यूशनरी जो है ये सचिन नाथ सन्याल द्वारा लिखा गया था। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इंडिया फॉर इंडियंस ये चितरंजन दास द्वारा लिखा गया था। गब्बारे खातिर, ठीक है, ये अबुल कलाम आजाद का था। और सोम प्रकाश ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखा हुआ है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स ये नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी कब? 12 मार्च को, ठीक है ना फ्रेंड्स, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायी को लेकर गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी नामक समुद्री तट के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। 24 दिन के पैदल यात्रा के बाद दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरण में चलाया गया। पहले अगर चरण की बात करें तो ये था 6 अप्रैल 1930, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 से लेके 5 मार्च 1931। 6 अप्रैल 1930 से लेके चला कहाँ तक? 5 मार्च, ठीक है फ्रेंड्स, 5 मार्च 1931 तक, ठीक है। तो ये पहला चरण था। अगर हम दूसरे चरण का बात करें तो 3 जनवरी 1932 से लेके फिर 1934 तक, अप्रैल 1934 तक ये चलता है। सवज्ञा आंदोलन के समय जो आंदोलन था उसके महिलाओं की भी भागीदारी उल्लेखनीय रही। चलिए महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया उसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? तो उनका संबंध था फ्रेंड्स कांग्रेस समाजवादी दल यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश जो नारायण है इनका जन्म 11 अक्टूबर को, ठीक है फ्रेंड्स, मनाया जाता है। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती गुप्त था जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। 1999 में इन मरने के बाद मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1965 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ते हुए आज़ाद दास्ता नामक संगठन भी बनाया था। चलिए हम लोग आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुगलेई फॉरेस्टेशन मिजोरम दोनों को, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें वर्ष 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद वर्मा को दिया गया था। देखिए 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो है संस्थान व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को भी नहीं दिया गया है, ठीक है। पर्यावरणीय एवं ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिष्ठित एनी अवार्ड IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को सम्मानित 2023 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? तो अगर देखिए क्षेत्र के आधार पर में सबसे बड़ा का बात करें तो दिल्ली हो जाएगा इसका। हाँ दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश वाला फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है और न्यूनतम घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में, तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के देश का सैन्य अड्डा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए कर्क रेखा हिंद महासागर की उत्तरी सीमा है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है। हिंद महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही है, ये है लाल सागर और फारस की खाड़ी। देखिए हिंद महासागर में के उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये फ्रेंड माफ कीजिएगा, ये गिरिवज राजगीर थी, ठीक है ना, गिरिवज राजगीर में थी। तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका एक और नाम था कुशाग्रपुर, ये नाम भी आप याद रखेंगे। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपना राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने ही की थी। शिशुनाग वंश के जो शासक थे कालाशोक ने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन हुआ था? 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था गया में, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा, 1922 में गया में अधिवेशन हुआ। और इस समय अगर हम, ये 38वां अधिवेशन था, ये आप याद रखेंगे, ये 38 नंबर का गया में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, देश बंधु चित्तरंजन दास थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने या इसके बहिष्कार को जारी रखने के मुद्दे पर बहस हुई और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में हुआ। अगर हम बात करें पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सत्यमूर्ति आदि विधायिका जो थे में प्रवेश करने के पक्ष में थे। इन्होंने स्वराज दल का गठन किया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, ठीक है ना फ्रेंड्स, 1923 में इलाहाबाद में किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाली उष्मा के अंतरण को कहते हैं? तो उष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिवहन। देखिए अभिवहन के अलावा उष्मा के अंतरणता की अन्य 3 प्रमुख विधियां जैसे चालन, संवहन, विकिरण, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सबसे ज़्यादा आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है हीलियम में। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा का प्रतिशत की बात करते हैं 55% होता है फ्रेंड। तो ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट हो जाएगा 55%। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। जीवाणु या बैक्टीरिया के कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो इसमें बैक्टीरिया से बीमारी पैदा करने वाले जीव कौन से आपको मिल जाएंगे? इसमें आपको मिल जाएंगे यक्ष्मा, तपेदिक, टीबी जो है फ्रेंड, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें टीबी में जो बीमारी जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टेटनस, काली खांसी, कोढ़, टाइफाइड, निमोनिया, हैजा वगैरह ये सब है। एड्स विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है काला जार ज्वर का संचरण होता है। जो काला जार ज्वर है फ्रेंड्स ये सिकता मक्खी के काटने से होता है, ठीक है ना, सिकता। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकता। देखिए इस रोग से प्रभावित अंग है तिल्ली। इसके अतिरिक्त अस्थि मज्जा भी प्रभावित हो जाता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, इसके लिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। सोने की बीमारी निद्रा रोग का वाहन सीसी मक्खी है, इसके लिए जिम्मेदार प्रोटोजोआ ट्रिपनोसोमा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 55 हो गया, अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि देखिए उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत भी होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डीजल ईंधन का प्रयोग प्राय भारी वाहन तथा ताप ज्वलित यानी संपीड़ित वायु में उड़ने यानी इंजेक्ट से स्वतः दहन इंजनों में इस्तेमाल होता है। डीजल ईंधन पेट्रोल ईंधन के अपेक्षाकृत अधिक प्रदूषण उत्पन्न करता है। जैव डीजल का प्रयोग पर्यावरण की दृष्टि से अधिक लाभदायक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार, लोहे में जंग लगने से फ्रेंड उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ जो है ये फेरोसोफेरिक ऑक्साइड है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगा के, यत्सपेलन करके, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए इसके ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ाती जाती है
जिसे यश दल लेपन या गैल्वेनिलाइजेशन भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को किस गति से यात्रा करनी चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं पलायन वेग। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। और अगर बात करें चंद्रमा के पलायन वेग का, तो 2.38 मीटर पर सेकंड है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो ये आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन गैस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें एथिलीन का, तो एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसे वर्ग ने 1962 में हार्मोन प्रमाणित किया। यह मादा पुरुषों की संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है, यह पत्तियों, पुष्पों और फलों के विलगन को भी प्रेरित करता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए, और अगर हम बात कर ले कुछ पादप हार्मोन का, जैसे ऑक्सीन फ्रेंड्स, यह वृद्धि समृद्ध हार्मोन है। यह पौधे को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। देखिए, इसमें एक और आपको याद रखना है, साइटोकाइनिन, यह कोशिका विभाजन का काम करता है। एक है जिबरेलिन, यह मुख्य हार्मोन है जो वृद्धि को नियंत्रित करता है और अंकुरन करता है। एक फ्लोरिजेंस हार्मोन, यह फूल को खिलाने में मदद करता है। एफसीकी हार्मोन, यह पौधे के वृद्धि को रोकता है। ठीक है, एक एथिलीन, ये प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इस आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, इसको सोनिक बूम कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, होता क्या है, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होते रहती है, और इन आघात तरंगों द्वारा जो बहुत तेज हवा, मतलब तेज तीखी ध्वनि जो निर्माण होती है, उसे सोनिक बूम कहते हैं। ये हमारे कानों को आंशिक या पूर्ण रूप से बहरा कर सकता है। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु के माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। तो मैक संख्या अगर फॉर्मूला की बात करें तो वस्तु की चाल अपॉन ध्वनि की चाल हो जाएगी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करता है? तो देखिए, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण है ये वायु को प्रदूषित नहीं करती है। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको जरूरी चीजें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और सबसे कम बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक अपचयन की अभिक्रिया है। इसमें जल का अपचयन O2 के बनने में, CO2 का अपचयन ग्लूकोज के बनने में होता है। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों, रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं समलक्षण, यानी कि फोनोटाइप, फेनोटाइप। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेनोटाइप। देखिए, फेनोटाइप जो है ये माता पिता के आनुवंशिक गुण की अभिव्यक्ति है, लेकिन उन्हें विरासत में नहीं मिला। जीनोटाइप का बात करते हैं, जीव की वंशगुणत जानकारी देती है। जीनोटाइप जीन संरचना के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाते हैं, तो हम लोग फ्रेंड्स गैल्वेनोमीटर द्वारा हम लोग पता लगाते हैं धारा का। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? देखिए, लार ग्रंथि से होता है फ्रेंड्स, ये है टाइलिन। लार ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है वो टाइलिन है। टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है और अमाशय के भोजन में पहुंचने पर हाइलोरिक ग्रंथियों से जठरस निकालता है। अमाशय के ऑक्सीटिकिन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, और अमाशय के जठर में दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता यानी कि डिफिशियंसी से
मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है। तो अगर ये विटामिन की बात करें तो ये विटामिन डी है, ठीक है। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए अगर हम बात करें कुछ विटामिन और उससे होने वाले रोग का, तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी या जीरोपैथेलेमिया हो सकता है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी, विटामिन बी 2 की कमी से त्वचा का फटना, जीभ का फटना, विटामिन बी 3 पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम, विटामिन बी 12 एनीमिया या पांडुरोग, विटामिन सी हो जाएगा स्कर्वी या मसूड़े का फूलना। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन पे। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है ना, WBC। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त देखिए एक संयोजी उत्तक होता है और WBC का जो सबसे अधिक भाग है वो 60 से 70% ये न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। रक्त बिंबाणु केवल स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, डेंगू ज्वर के कारण। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो इसमें बायोगैस के प्रमुख घटक के रूप में आपको मीथेन को देखने मिलेगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक गैस में मीथेन और ईथेन मुख्य रूप से, और अगर हम बात करें कोल गैस तो हाइड्रोजन और इसमें मीथेन भी आ जाता है। भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। वायु अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो अग्निशामक फ्रेंड्स यूज होता है खाने का सोडा, ठीक है ना, बेकिंग सोडा का। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इथाइल अल्कोहल जो है फ्रेंड्स ये साबुन, इत्र, शराब बनाने में यूज होता है। मिथाइल अल्कोहल कृत्रिम रंग, ईंधन या वर्निश में। इथिलीन जो ग्लाइकॉल ये कार के रेडिएटर में। और ग्लिसरॉल जो है ये मार्गदर्शक साबुन या जूतों की पॉलिश, छपाई की स्याही बनाने में यूज होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा पुरुषों में। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा बात करें तो इसका रंग लाल होता है, ठीक है। इसमें इसे श्वसन वर्णक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के दो भाग है, एक है हीमैटिन, एक ग्लोबिन। हीमैटिन आयरन फॉर्माइनिंग रिंग होता है जिसमें लौह परमाणु होता है, और ग्लोबिन जो ये लौह एक प्रोटीन है, ये हीमोग्लोबिन का 95% होता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो ये आपको पता होगा, ये विटामिन सी है जो कि जल में घुलनशील है। दो विटामिन, एक बी और सी, ये दोनों का आप नाम याद रखेंगे। और अगर हम बात करें वसा में घुलनशील तो ADE ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। विटामिन की पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ से ही की जाती है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्टेरॉल द्वारा होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला 72 नंबर क्वेश्चन है। एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों में से होकर कितनी लीटर रक्त गुजरता है? तो फ्रेंड्स ये रक्त की मात्रा है 170 लीटर। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो ये देखिए अगर इस गति की बात करें तो इसमें आपका एक्सरे, गामा किरण और पराबैंगनी किरण, इसकी भी जो गति है प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 74 नंबर क्वेश्चन। तो यदि F1, F2 और F3 क्रम से हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें आपको ये बी वाला ऑप्शन देखने को सही मिल जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये जो वस्तु हो जाएगा फ्रेंड्स ये स्टीम आयरन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ से मैथ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो चलिए हम आपको फटाफट इसके आंसर टिक आउट कर देते हैं। तो आइए देखिए 76 है, 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33.33%। 78 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 83 देख लीजिए, 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10%। 85 का ऑप्शन नंबर बी। 86 का ऑप्शन नंबर सी। 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर 88 की बात करें तो 88 का ऑप्शन नंबर डी एक। 89 का हो जाएगा फ्रेंड्स 89 का ऑप्शन सी। 90 देख लीजिए, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 91 का ऑप्शन नंबर ए। 92 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर सी 68। 96 का ऑप्शन नंबर सी। 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 88। 99 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 20 सेंटीमीटर। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। 101 का हो जाएगा, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हैं। 101 का हो जाएगा सी। 102 का बी। 103 का देख लीजिए, 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 104 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 105 का ऑप्शन नंबर सी। 106 का ऑप्शन नंबर बी। 107 का ऑप्शन नंबर सी। 108 देख लीजिए, 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पेडिकल, सेपल और पेटल और पुष्प। अब आते हैं 109 का। 109 का आपको मिलेगा आंसर, हो जाएगा इसका डी। 110 का हो जाएगा बी ब्रास। 111 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 112 का ऑप्शन नंबर सी। 113 का बी। 114 का बी। 115 का ए हो जाएगा। 116 का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 117 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी 24। 118 का ऑप्शन नंबर डी। 119 का बी। 120 का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 121 नंबर। 121 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 122 का ऑप्शन नंबर बी 79। 123 का भी बी हो जाएगा मंगलवार। अब देखिए 124 देखते हैं। 124 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 125 का ए हो जाएगा। 126 का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। 127 का ऑप्शन नंबर बी। 128 का ऑप्शन नंबर डी। 129 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 130 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ना एक ना दो निहित है। आगे देखते हैं 131 नंबर। 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो निकलता है। 131 हो गया। 132 देख लीजिए। 132 का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 133 का ऑप्शन नंबर डी। 134 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 135 का ऑप्शन नंबर ए। 136 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 137। 137 का ऑप्शन नंबर सी। 138 का ऑप्शन नंबर सी।
139 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 140 का ऑप्शन नंबर बी ससुर। 141 का ऑप्शन नंबर सी। 142 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 143 देख लीजिए। 143 का भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। 143 144 का देख लीजिए। 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। 145 का करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। 146 का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 का भी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 148 नंबर देखते हैं। 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सफेद। 149 का हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर सी ऑप्शन नंबर सी। 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार फ्रेंड्स ये सेट खत्म हो गया। ये इसका आंसर की है, आप देख सकते हैं। तो हमने रुक्मणी पब्लिकेशन का जो सेट था फ्रेंड्स 24 सेट, जिसमें टोटल 24 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी धीरे धीरे इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। एक वीडियो मैथ्स का अपलोड किया गया है। तो आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके हम लोगों को बताएं और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करें। ये पूरा एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। 24 सेट था इसमें और हम लोग इसका वॉल्यूम 2 और उसके बाद फिर दूसरे पब्लिकेशंस के भी इसमें सेट प्रैक्टिस लगातार डालते रहेंगे। तो प्लीज़ आप बने रहें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।